स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी जो 6 क्लास की है पॉलिटी की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था और हमने अभी तक डिस्कस कर लिए 5 लेसन। ठीक है, पिछला लेसन हमने कंप्लीट किया था पंचायती राज के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको उसमें बताया था कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, और जब हमारा संविधान लागू हुआ और जब संविधान हमने जब अपनाया हमारे संविधान को, तब हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। ये तो आगे जाकर के जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो 2 अक्टूबर 1959 को उन्होंने नागौर में राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। साथ ही बलवंत राय मेहता की बार कमेटी जो गठित की हमने, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने सिफारिश दी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए। ठीक है, और भी आगे फिर जाकर के समितियां बनी, अशोक मेहता, थुंगन समिति, जीवी के राव समिति, ठीक है, गाडगिल समिति। तो ये समितियां और भी आगे जाकर के बनी थी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, और फ्रेंड्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा 6 लेसन है और वो 6 लेसन जो है वो गाँव के प्रशासन के बारे में हमारा आज 6ठा अध्याय है। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स कंप्लीट जो पॉलिटी है इंडियन पॉलिटी वो मेरे चैनल पर अभी चल रही है। ठीक है, रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं तो उन सभी लेक्चर्स को आप जरूर सुनिएगा बहुत ही सरल शब्दों में, और मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वो लेक्चर्स भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6ठे लेसन के बारे में, वो है गांव का प्रशासन, यानी जो हमारे गांव में प्रशासन कैसे किया जाता है। वही बात आज फिर आएगी जो हमने 5वें अध्याय में डिस्कस किया था कि हम जो पंचायती राज के माध्यम से हम गांव का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, हमने ग्राम सभा की बात की, ग्राम पंचायत की बात की, तो उन सभी का भी आज फिर से डिस्कशन थोड़ा बहुत होगा। आगे देखो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कह रहा है भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। यानी मित्रों ये कह रहा है कि भारत में जो है 6 लाख से ज़्यादा गाँव है। ठीक है, उन गाँवों की बहुत सी ज़रूरतें होती है, चाहे पानी है, बिजली है, सड़क है, ठीक है, विद्यालय है, शिक्षा से संबंधित और भी बहुत उनकी ज़रूरतें होती है। तो उन ज़रूरतों को जो पूरा करना है ना वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ज़मीन से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं उनका रखरखाव करती है। ठीक है, विवादों का निपटान भी करती है। तो इन सभी के बारे में जो है, यानी इन सभी का प्रशासन कैसे हम गांव में करते हैं, कौन प्रशासन करता है, तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आज हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो मित्रों यहाँ पे देखो 2 व्यक्ति हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो गाँव में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखो क्या कहेंगे इसके बारे में। कह रहा है कि मोहन एक किसान है। ठीक है, मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और ज़मीन है। यानी मोहन किसान है और उसके पास थोड़ी ज़मीन भी है खेती करने के लिए। ठीक है, और आगे देखो क्या कर रहा है कि जिस पर वह कई सालों से खेती भी कर रहा है, उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। यानी मित्रों 2 किसान हैं। ठीक है, 2 किसान के खेत छोटे छोटे और दोनों के जो खेत ना, उन दोनों की जो बाउंड्री है, तो दोनों की एक सीमा जो है खेत से लगती है। ठीक है, और दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। अब क्या हुआ देखो मित्रों, एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली। यानी मित्रों मोहन ने क्या किया, यानी उसने क्या देखा, मोहन ने एक दिन क्या देखा कि रघु जो है, ठीक है, उस रघु ने क्या किया, जो अपनी खेत की मेड़ थी ना, यानी खेत की जो बाउंड्री होती है ना मित्रों, खेतों की मेड़ मिट्टी से हम बांध देते हैं, तो वही बात करें कि मेड़ जो है ना उसकी आगे उसने बढ़ा लिया रघु ने, और मोहन की जो थोड़ी ज़मीन थी उसका हिस्सा अपनी ज़मीन में मिला लिया। अब देखो इस कारण विवाद उत्पन्न होता है और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। ठीक है, मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। यानी मित्रों जो रघु, जिसने मोहन की थोड़ी ज़मीन अपने मेड़ के माध्यम से बढ़ा करके अपनी ज़मीन में मिला ली। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि जो मोहन है ना, जिसकी ज़मीन उसने मिलाई, तो मोहन को गुस्सा आया। ठीक है,
लेकिन मोहन डरा हुआ भी था। अब डरा वो क्यों था? क्योंकि उसके जो ताऊ है रघु के, ठीक है, तो रघु के ताऊ उस गांव के सरपंच हैं, और इसके अलावा रघु के पास बहुत जमीन भी है। तो वो थोड़ा डरा हुआ था कि हाँ, जो सरपंच उसके ताऊ हैं तो वो जो है उसके खिलाफ नहीं बोल पाता। लेकिन फिर भी मित्रों क्या किया, मोहन ने हिम्मत थोड़ी जुटाई और वो रघु के घर पे जा पहुंचा। दोनों के बीच कहा सुनी भी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। यानी मित्रों ये दोनों जो लड़ रहे हैं ना, ये मोहन और रघु ही हैं, ठीक है, जिन्होंने मेड को आगे बढ़ाया और फिर जाकर के इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। और मित्रों जब मोहन पहुंचा ना रघु के घर पे, तो रघु ने इस बात को नहीं माना कि मैंने आपकी जमीन मेरे जमीन में मिलाई है, नहीं, मैंने मेड के माध्यम से मेड को मैंने थोड़ा बढ़ाया है और मैंने आपकी जमीन मेरी जमीन में मिलाई है। तो उसने इस बात को माना ही नहीं, ठीक है। तो विवाद मित्रों बढ़ गया, बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया और रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए और उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। यानी मित्रों देखो कैसा बर्ताव किया जा रहा है मोहन के पास, कि वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को जाते, या फिर चोरी तो चोरी की और सीना चोरी भी। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो रघु ने मोहन की जमीन अपनी जमीन में मिला ली, ठीक है, और दूसरी मित्रों बात क्या कर रहा है वो, कि वो मानने से इनकार कर रहा है। इसके अलावा उसके साथ पिटाई हो रही है, ठीक है। और उसने क्या किया, रघु ने एक दोस्त को बुलाया और उसके माध्यम से उसकी पिटाई की जा रही है। आगे देखो क्या करा है, बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को जो है बीच बचाव करके लोगों ने बचा लिया। जब पड़ोसी आए बाहर से तो मोहन को उसको उन्होंने बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई, ठीक है। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी भी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। यानी मित्रों जब उसकी पिटाई हुई ना, तो पिटाई होने पर जो है उसका एक दोस्त था मोहन का, जो कि क्या करता था, डाकघर, यानी जो डाकघर होते हैं हमारे, जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, उसमें काम करता था। उसने क्या सुझाव दिया कि भैया आप क्या करो, आप जो है पुलिस थाने जाओ और इसकी रिपोर्ट लिखवाओ। लेकिन मित्रों कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आप जो इस प्रकार, यानी आप ऐसा काम मत करो, यानी आप रिपोर्ट मत लिखवाओ। फिर आगे देखो क्या करा है, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और मित्रों पिछले लेक्चर में यही बात निकल करके आई थी। कौन सी बात? कि पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की कि सरोज जो थी, उस सरोज ने सूरजमल को कहा किसके खिलाफ बोलने के लिए, अमीर चंद जो सेठ था, ठीक है, बहुत बड़ा जमींदार था, उसके पास धन दौलत था, और फिर भी मित्रों उसका नाम बीपीएल श्रेणी में था, तो उसके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आगे वापस आ रही है कि भैया मोहन, अगर आप इस रघु के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाओगे या कोई भी कानूनी कार्रवाई करोगे ना, तो बहुत आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, और नतीजा उसका कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मित्रों इसी कारण से जो है, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो जो बलशाली लोग होते हैं, ठीक है, जो जमीन जायदाद जिनके पास होती है, जो धन दौलत जिनके पास होती है, जिनके पास पैसा होता है, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ जो है गरीब लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है। आगे देखो क्या होता है फिर, आगे देखो क्या करा है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ, जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। यानी मित्रों किसी ने क्या कहा कि आप जब जाओगे ना पुलिस के पास, उससे पहले ही जो है रघु तो पहुंच गया होगा और उसने रिपोर्ट भी लिखवा दी होगी उसकी मोहन के खिलाफ, ठीक है। लेकिन फिर आगे जाकर क्या हुआ, बहुत विचार विमर्श हुआ और इस बात पर निर्णय पहुंचा कि आप क्या करो, जिन पड़ोसियों के सामने, यानी जिन पड़ोसियों ने तुम्हारे को पिटते हुए देखा है, आप जो उनको लेकर के जाओ, गवाह के रूप में लेकर के जाओ पुलिस थाने, और फिर जाकर के आप रिपोर्ट लिखवाओ, ठीक है। अब फ्रेंड्स बहुत ही जो है अच्छा यहाँ पे दृश्य चल रहा है, ठीक है। और पुलिस थाने का क्षेत्र, यानी पुलिस थाने की यहाँ अब बात की जाएगी। देखो क्या करा है, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। यानी मित्रों क्या करा है, जब वो थाने जा रहे थे ना रास्ते में, तो एक पड़ोसी ने क्या कहा, बेटा कि आप ऐसा करो, यानी उसने क्या सुझाव दिया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि थोड़ा बहुत पैसा लेकर के हम जो है बड़े थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाएं। अब मोहन ये कह रहा है कि बात पैसे की नहीं है, यानी जब हमारा मामला यहाँ सुलझ सकता है और हमारा पंचायत क्षेत्र जो है वो हमारा पंचायत क्षेत्र इस थाने में आता है, तो क्यों ना हम इस थाने में ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, ठीक है। अब देखो मित्रों आगे क्या हो रहा है, तो आगे बॉक्स की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में और ही चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है।
कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। मित्रों, एक पुलिस थाने की यहाँ चर्चा की जा रही है कि प्रत्येक जो पुलिस थाना होता है उसका एक सर्कल होता है, यानी उसका एक कार्य क्षेत्र होता है जिस कार्य क्षेत्र में वो काम करता है। ठीक है, और उस कार्य क्षेत्र में जो भी कोई चाहे चोरी की दुर्घटना हुई है या मारपीट या झगड़ा हुआ है तो उसकी उस थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाती है और जो थाने का थानेदार होता है वो उस मामलों की जो है जांच करता है। ठीक है, और वो फिर उस मामले को सुलझाता है। ठीक है, आगे देखो क्या करा है। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? ठीक है, हमारे यानी इसका उत्तर हम देखें तो हमारा जो क्षेत्र जिस थाने में आएगा उसी थाने में हम जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक है, और मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ? वही जमीन को लेकर विवाद हुआ कि मेड़ वहाँ रघु ने जो है मेड़ बढ़ा ली और मोहन की जमीन थोड़ी अपने खेत में मिला ली। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? मित्रों, मोहन को रघु से झगड़ा करने में इसका डर लग रहा था क्योंकि मैंने आपको पहले बताया उसका ताऊ जो है वो सरपंच है। ठीक है, और जो रघु है उसके पास बहुत बड़ी जमीन है। ठीक है, पैसा भी है उसके पास, तो इस प्रकार से जो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है रघु, इस कारण वो डर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ लोग ऐसा करने से मना कर रहे थे। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? यानी मित्रों, कुछ लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा और कुछ ने मना किया। तो कुछ लोगों ने जो कहा ना कि तुम जो रिपोर्ट दर्ज करवाओ मामले में जाकर के थाने में, तो वो तो उन्होंने उसकी जो ज़मीन उसने रघु ने जो हथियाई तो विवाद को सुलझाने के लिए कहा। और कुछ ने जो मना किया कि आप जो रिपोर्ट मत लिखवाओ, तो उसने यानी कुछ लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने ये तर्क दिया उन लोगों ने कि तुम्हारा जो बहुत पैसा बर्बाद होगा इसमें और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये इसके हमारे आंसर हुए। ठीक है, आगे देखो पुलिस थाने में होने वाला काम की अब हम चर्चा करेंगे। यानी मित्रों, जब हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि आज के अध्याय में दो जो हमारे जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो उसी की यहाँ चर्चा की जाएगी। देखो क्या करा है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मित्रों, आपने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत बार चर्चाएं होती है, कई बार निकल के बात आती है और न्यूज़पेपर भी है उसमें भी कई बार छपती है बातें कि जो है धनबल के अभाव में, यानी धनबल के जो यानी जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है ना, तो वो अपनी अप्रोच लगवाते हैं और उसके माध्यम से जो है जिनके पास यानी जिनके साथ जो है शोषण हुआ है, जिन जो जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी रिपोर्टिंग दर्ज नहीं की जाती है। ठीक है, थानेदार उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते, यानी जो प्राथमिक रिपोर्ट है ना वो भी दर्ज नहीं की जाती। मित्रों, आखिर यानी जो आगे का प्रोसेस होता है ना जांच का, वो तो कहाँ से किया जाएगा? आपने तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। तो वही बात यहाँ पे जो है मोहन के साथ निकल करके आ रही है कि जो है मोहन के साथ इतनी पिटाई हुई, ठीक है, उसकी ज़मीन हथिया ली, लेकिन फिर भी जो है थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। और थानेदार क्या उसका हवाला दे रहा है कि मेरे पास जो है इस छोटी छोटी जो जांच पड़ताल है, यानी छोटी छोटी जो शिकायतें हैं उसका जांच पड़ताल करने का मेरे पास समय नहीं है। और मित्रों, मोहन ने जो है जो पिटाई उसकी हुई वो घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार मान ही नहीं रहा। अब देखो आगे क्या होता है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसकी बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन में हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। यानी मित्रों, जब वो रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था तो मोहन ने क्या किया कि पड़ोसियों को बुलाया। ठीक है, और जो मित्रों पहले बात हमने की थी कि जो पड़ोसियों ने जिन पड़ोसियों के सामने मोहन को पीटा गया था और जिस पड़ोसी ने कहा था कि आप जो है पड़ोसियों को लेकर के जाइए और तब आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो मित्रों ये बात जो आज यानी ये बात आगे जाकर के सच भी निकली कि मित्रों अगर वो पड़ोसियों को नहीं लेकर के आता तो फिर तो उसकी जो है रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती। ठीक है, तो जब वो रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था थानेदार, तो वो पड़ोसियों को लेकर के आया और पड़ोसियों ने जब थानेदार को समझाया तब उसने जाकर के रिपोर्ट लिखी। और फिर थानेदार ने ये भी कहा कि मैं जो है अगले दिन आऊँगा कांस्टेबल को लेकर के और हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? मित्रों, हमसे पूछा जा रहा है कि पुलिस थाने में मोहन के साथ क्या हुआ या जो भी नाटक हुआ, तो उसको नाटक को आप जो दिखाओ। तो मित्रों, हमने तो यहाँ पे चर्चा भी कर ली अभी कि उसके साथ रिपोर्ट नहीं लिखी, यानी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। पड़ोसी ने जब कहा तब जाकर के उसकी रिपोर्ट लिखी।
ठीक है। आगे देखो हम क्या करें, तो आगे क्या कह रहा है सुनो। राजस्व विभाग का काम यानी रेवेन्यू विभाग अब क्या काम करेगा, अब रेवेन्यू विभाग की क्या कार्रवाई होगी, तो उसी के बारे में अब अगला प्रसंग दिखाया जा रहा है। देखो क्या कर रहा है, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत के मेड़ को लेकर जबरदस्ती लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो रघु और मोहन के बीच विवाद हुआ, तो क्या ऐसा भी कोई रास्ता था जिससे वह विवाद न होता और वह शांतिपूर्वक सुलझ जाता? ठीक है। और अब जो है रेवेन्यू विभाग का यहाँ पे प्रसंग लिया जा रहा है कि रेवेन्यू विभाग जो है रिकॉर्ड निकाल करके आएगा, यानी रिकॉर्ड निकाल कर लेकर आएगा कि किसके पास कितनी जमीन होती है। ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को। ठीक है। यानी मित्रों अब पटवारी की यह भूमिका निकल करके आएगी कि किसके पास कितनी जमीन है, ये काम जो है पटवारी बताएगा। और कहीं पे हम पटवारी को लेखपाल कहते हैं, कहीं कानून को कहते हैं, तो कहीं हम ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं। आगे देखो क्या करा है, हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि पटवारी जो है अब आएगा और वो ये बताएगा किसके पास कितनी जमीन है। यानी उसने जो है एक नक्शा बना रखा है और नक्शे में जो खसरे नंबर, यानी मित्रों अलग अलग से जो क्या होता है मित्रों, खसरा नंबर दिए जाते हैं और खसरा नंबर के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि कौन से खसरे में कितनी ज़मीन है और किसके नाम पर ज़मीन है। तो पटवारी का काम ये होता है कि खसरा नंबर के आधार पर वो बताता है कि आपके पास इतनी ज़मीन है और आप किसी व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन। ठीक है। और मित्रों आजकल तो जो है हम ऑनलाइन भी ये देख सकते हैं। आगे देखो क्या करें, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे इसे जरीब कहते हैं। यानी मित्रों पटवारी की यहाँ बात की जाती है कि पटवारी कैसे ज़मीन नापता है, तो कहीं पर क्या करते हैं, लोहे की जंजीर होती है और उसके माध्यम से वो ज़मीन को नापता है, जिसको हम जरीब कहते हैं। कि ऊपर दी गई कहानी में, यहाँ पे ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। यानी मित्रों क्या करा है कि नक्शा है पटवारी के पास और पटवारी नक्शे के माध्यम से पता लगाएगा कि वाकई में रघु ने जो है मेल बढ़ा करके क्या मोहन की ज़मीन अपने खेत में मिला ली है। ठीक है। अब पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। यानी मित्रों पटवारी की भूमिका की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि पटवारी जो है ज़मीनों को नापता ही है, साथ ही साथ वो जो है भूमि कर यानी जो लैंड रेवेन्यू है उसको भी वो इकट्ठा करता है और उस पटवारी के कार्य क्षेत्र में जो भी फसलें उगती है उसके बारे में भी वह सरकार को जानकारी देता है। ठीक है। आगे फ्रेंड्स कहता है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। यानी मित्रों हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे गाँव में जो पटवारी है वो पटवारी कितने गाँव का जो है ज़मीन का अभिलेख रखता है, नहीं कितने गाँव की ज़मीन का रिकॉर्ड वो रखता है और गाँव के लोग जो हैं वो पटवारी से कैसे जाकर के संपर्क भी करते हैं। ठीक है। तो पटवार घर में मित्रों पटवारी बैठता है और वहाँ जाकर के हम उनसे संपर्क करते हैं। ठीक है। आगे देखो खसरा की मैंने आपसे जब चर्चा की थी तो वही बात आप यहाँ पे निकल करके आ रही है कि खसरा कहने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दी गई जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए, मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स हमें इतना डिटेल में जाना नहीं कि किसी की कितनी ज़मीन थी। ठीक है। हमें तो बस इतना पता रहने से कि हाँ इन दोनों के बीच विवाद हुआ है। ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखो बॉक्स की हम चर्चा कर लेते हैं। पहले कह रहा है किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है, यानी किसान ये पता लगाना चाहिए कि मेरे पास कितनी ज़मीन है, मेरे ज़मीन का कैसा नक्शा है। ठीक है। तो वो अगर प्राप्त करना चाहे ना तो वो प्राप्त कर सकता है, कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे। ठीक है। यानी कि उसको नकल पाने का अधिकार भी है और कई बार जो है क्या होता है कि ये जो रिकॉर्ड है ना उसको ये नहीं मिलते आसानी से। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें।
और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। यानी मित्रों, मैंने पहले भी आपसे अभी अभी चर्चा की थी कि आजकल तो क्या है कि हम जो है खसरा नंबर के माध्यम से जो है ऑनलाइन भी ये देख सकते हैं कि हाँ कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है, ठीक है। तो उसका जो है आप वर्तमान में जो है कंप्यूटर के माध्यम से और जो डिजिटल इंडिया है उसके माध्यम से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो कह रहा है कि पंचायतों में क्या होता है कि आजकल हमने जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड बना दिया है कि व्यक्ति जो भी चाहेगा वो उसको वहाँ पर जाकर के देख लेगा। आगे देखो क्या करा है। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी हैं। मित्रों, रिकॉर्ड की हमें ज़रूरत कब पड़ती है ज़मीन का, और कौन सी वे परिस्थितियां हैं जब हमारे पास रिकॉर्ड रहना आवश्यक है, तो उसी की हम चर्चा करें कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तो बिल्कुल हमें उस समय जो है रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कितनी इस व्यक्ति के पास, कितनी इस किसान के पास ज़मीन है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, इसमें कोई रिकॉर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, इसमें जो है उस व्यक्ति को जो है यानी उस व्यक्ति के पास उस ज़मीन का, जिस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है तो उसका जो है उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तो मित्रों इसके लिए भी जो है उसको जो है कोई ज़्यादा ज़मीन के रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है तो इस मामले में भी उसको जो है अपना ज़मीन का रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है। हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में कि वो जो है पटवारी होता है वह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, ठीक है। ये बात हमने चर्चा की थी। आगे देखो क्या कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। यानी मित्रों, जो पटवारी रिकॉर्ड रखता है ना, उसका यह भी कर्तव्य है कि उस रिकॉर्ड को जो है वो समय समय पर जो है अपडेट करता रहे, ठीक है। तो आगे कह रहा है, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी कुछ छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उप खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। यानी मित्रों सही बात कह रहा है कि भारत में राज्य है, जिलों में बटे हुए हैं, और जिलों में फिर हमने जिला परिषद है, ठीक है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, और फिर हम तहसील में बांट देते हैं उनको। तो यही बात करें कि हम जो है जिलों को फिर तहसील में बांट देते हैं, और एक तहसील में बहुत सी पंचायत समितियां आती है, एक पंचायत समिति में बहुत सी ग्राम पंचायतें आती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, ठीक है। जिले का सबसे बड़ा जिला अधिकारी होता है, यानी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है, जिसको हम जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, ठीक है। फिर उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। ये पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। यानी मित्रों, तहसीलदार की यहाँ बात, यानी तहसीलदार के कर्तव्य की यहाँ बात बताई जा रही है कि जो है डीएम के नीचे जो है तहसीलदार आ गया, ठीक है। यानी डीएम के नीचे एसडीएम भी आता है, लेकिन एसडीएम से नीचे तहसीलदार, और फिर तहसीलदार का काम होता है कि पटवारी जो भी पटवारी है उस पटवारी का काम जो है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो रिकॉर्ड को अच्छे से, यानी रिकॉर्ड को वो सही ढंग से संभाल रहा है या नहीं संभाल रहा है, और रेवेन्यू अच्छी तरह से इकट्ठा होता रहे। तो ये सभी उसकी जिम्मेदारी होती है एक तहसीलदार की। आगे देखो कहता है, वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, ठीक है। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। सही है, आपने भी कई बार जाति प्रमाण पत्र जारी करवाए होंगे तहसील में जाकर के। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। सही, आगे, ठीक है। यानी जो जमीन से जुड़े मामले आते हैं वो भी तहसीलदार निपटाता है, ठीक है। और देखो मित्रों क्या करें, एक नया कानून की बात की जा रही है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 की वहाँ पे बात की जाएगी कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान पुरुष होते हैं, यानी आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होता है। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। मित्रों, यहाँ असमानता की बात की जा रही है, भेदभाव की बात की जा रही है कि जब भी हम सोचते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, तो हमारे दिमाग में जो एक ही व्यक्ति की छवि उभर करके आती है, और वो भी किसी की पुरुष की। यानी कई बार यानी कभी ऐसा होगा कि हमारे दिमाग में किसी महिला की छवि उभर करके आई। यानी मित्रों 99 यानी 100% में से 99% मामलों में तो महिला की हमारे दिमाग में छवि उभर करके नहीं आती, ठीक है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती है। सही है मित्रों, कई बार जो है यानी अब भी ऐसा होता है, और अब तो जो है महिलाओं को भी हमने अधिकार दे दिया है। नहीं, महिलाएं जो है चाहे शादी ही करके किसी दूसरे घर में चली जाए, फिर भी उनको जो है अपने जो पैतृक संपत्ति है पिता की, उसमें उनको बराबर का हकदार माना जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है महिलाओं को अपनी जो ज़मीन है उसमें हिस्सा नहीं मिलता। और आगे कहता, देखो हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ।
जो हिंदू अधिनियम की हम बात कर रहे थे ना, जो हिंदू अधिनियम है, हिंदू एक्ट, उसी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर, यानी उदाहरण की बात की जा रही है कि उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। यानी मित्रों एक खेतिहर परिवार है और उसकी सबसे बड़ी बेटी कौन है? सुधा है। वह जो है शादीशुदा और उसके जो है उस और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ की हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर बेटे, यानी जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटे का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। यानी मित्रों उसकी पिता की मृत्यु हो गई और वो जो है लड़की, उसकी शादी हमने कर दी, ठीक है, और पास के वो गांव में रहती है। तो पिता की मृत्यु के बाद जो है वो खेती में काम बटाने के लिए आती है। अब उसकी माँ कह रही है कि पटवारी को कि पटवारी आप ऐसा करो कि बेटों के साथ साथ जो है कुछ ज़मीन मेरी बेटी के भी नाम कर दो। ठीक है, आगे देखो क्या करेगा। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटे की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चित चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। यानी मित्रों सुधा को भी इस बात का विश्वास है कि हाँ, अगर मुझे किसी समय जरूरत पड़ेगी, यानी मेरे पास कभी पैसे की कमी होगी, तो मैं भी जो मेरे पास जो मेरे नाम जो संपत्ति होगी, तो उस ज़मीन के माध्यम से मैं जो है पैसे, यानी ज़मीन में खेती करके मैं पैसा बना लूँगी। ठीक है, आगे देखो एक बिटिया की चाह की हम कविता गुनगुना देते हैं। क्या कह रहा है देखो, एक बिटिया की चाह है। विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। यानी मित्रों क्या कह रहा है, मित्रों यह बिटिया जो है वो चाह कर रही है, यानी उसकी चाहत है क्या कि विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। मित्रों वो कह रही है कि ये जो घर है ना, बिटिया कह रही कि ये जो घर है ना, ये घर मिला है मेरे पापा को। कहाँ से? उनके पापा से मिला है। ठीक है, यानी मेरे पिता को मिला है उनके पिता से। ठीक है, और ये कहती कि ये जो घर है ना, ये मेरे जो भाई है अब मेरे भैया को मिलेगा मेरे पिता से, यानी उनको पिता से मिला। ठीक है, और उसके बाद मेरे भैया को, मेरे जो पिता हैं उनसे ये घर उनको मिलेगा। अब आगे क्या कहते हैं कि पर मैं और मेरी हमारा क्या, यानी मैं और मेरी माँ का क्या होगा? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं क्या करती है। मित्रों वो कह रही है बिटिया कि हमें ये बताया गया है कि पिता की जो संपत्ति होती है, ठीक है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं है, ये वो कह रही है। ठीक है, लेकिन आगे मित्रों क्या कहती है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं होना चाहिए। यानी मित्रों क्या कह रही है कि लेकिन मुझे चाहिए कि एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं होना चाहिए, दहेज में रेशम और सोना। यानी मित्रों क्या कह रहा है, लेकिन मित्रों ये बिटिया कह रही है कि मेरे पिता जो है ना, मेरे पिता से तो मेरे भाई को ये घर मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ और मेरे जो, यानी मेरी माँ और मैं जो हूँ, मेरा क्या होगा, हम दोनों का क्या होगा? और वो कहती है कि मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। यानी मुझे क्या करिए कि मुझे एक अपना घर चाहिए, ठीक है, वो मेरा अपना हो, और मुझे जो है कोई, ना तो मुझे दहेज चाहिए, यानी और न तो मुझे दहेज में रेशम चाहिए और ना ही मुझे दहेज में सोना चाहिए, मुझे तो बस अपना एक घर चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बिटिया की चाह है। और मित्रों ये सरकार ने बड़ा अच्छा किया कि हमने अभी भी चर्चा भी की कि पिता की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार होगा। ठीक है, तो महिलाएं भी सशक्त होगी। ठीक है, और जो परंपरा का चली आ रही थी पितृसत्तात्मकता की, यानी पैट्रियार्की जो हमारे समाज में शुरू से चली आ रही है कि जो है महिलाओं को जो हम कम तवज्जो देते हैं, ठीक है, और जो भेदभाव हम करते हैं लैंगिकता के आधार पर, ठीक है, तो वो जो है हम कम होने की संभावना है। आगे देखो एक सर्वेक्षण हम कर लेते हैं। क्या करा, देखो सुनो, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। ठीक है, पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का निरीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का, इनके काम का विभाग के अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने जो है कई उदाहरण यहाँ देखे कि पुलिस के बारे में हमने जाना, पटवारी के बारे में हमने जाना, तहसीलदार की क्या भूमिका होती है, तो उन सभी के बारे में जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, अपने गाँव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाओ। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद की कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि ये जो भी संस्थाएं हैं ना, कौन कौन सी सेवाएं हमारे गांव में देते हैं, तो इन सभी के बारे में ये हमसे पूछ रहे हैं। इन 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए
और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, 3 सार्वजनिक सेवाओं पर हमें जो है जानकारी इकट्ठा करनी है, आगे हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ अपनी अध्यापिका से जो है उसकी बात की चर्चा भी करनी है। और मित्रों आपने अगर यहाँ पे गौर किया तो यहाँ अध्यापिका का शब्द हमने यूज किया है, ठीक है। और पहले भी जो है मैंने एक शब्द पढ़ा था अध्यापिका का। तो यहाँ पे भी मित्रों जो हमने बात की है ना लैंगिक समानता की, कि कई बार किताबों में पहले क्या होता था कि अब तो वर्तमान में सरकारें बहुत जाग गई है, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी लाया, ठीक है। और लैंगिक समानता को सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। तो पहले यहाँ पे अध्यापक शब्द का उपयोग होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर अध्यापिका का शब्द का उपयोग होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक सर्वेक्षण दिया जा रहा है, कौन सा सर्वेक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, इस सर्वेक्षण के बारे में हमें जो है चर्चा करनी है कि राशन की दुकान है, स्वास्थ्य केंद्र है और जो दुग्ध उत्पादक समिति है, कौन कौन सी जो है सेवाएं देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादातर जो 6th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो ये क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है। हमारे ज़्यादा काम की ये चीज़ नहीं है, हमें तो जो है जो हमने चर्चा की, ठीक है, तो उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कितना आपको आज समझ में आया, ठीक है। और मैंने मित्रों आपको बताया था कि ये जो बुक है ज़्यादा इसमें जो है समझने की बात इसमें जो है ज़्यादा नहीं है, जैसे हिस्ट्री में ज़्यादा समझने की बात होती है उसी तरह की जो है बात समझने की नहीं है। और आगे के जो अध्याय है, ठीक है, आगे की जो क्लासेज हैं उसकी जो NCERT है वहाँ बहुत चीज़ें मित्रों को समझने की है, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और आगे हम चर्चा भी करते रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आप जो है अपनी जो NCERT के अलावा जो पॉलिटी की जो क्लासेज चल रही है उसकी भी आप जो है रेगुलरली लेक्चर्स लेते रहिए, ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न वहाँ किया है और एक एक शब्दों पर और एक एक सेंटेंस पर और एक एक प्रावधान पर मैंने डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया, ठीक है। और मित्रों अगले जो अध्याय में हम चर्चा करेंगे तो वो हमारा होगा नगर प्रशासन के बारे में, यानी आज हमने जाना गाँव के प्रशासन के बारे में, ठीक है। हमने तहसीलदार की भूमिका जानी, पटवारी की भूमिका और थानेदार की भूमिका जानी, ठीक है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे नगर के प्रशासन में, यानी जो हमारे शहर में प्रशासन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सी वहाँ संस्थाएं काम करती है, कौन कौन से लोग काम करते हैं, उन सभी की हम अगले अध्याय में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।